नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डेली 30 में। आज का जो डेली 30 है 29 जुलाई आज की तारीख है और इसमें बजट को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बजट पे जो घोषणाएं होती हैं, बजट 2021-22 की मैं बात कर रहा हूं। इकोनॉमी का आज टर्म होता है तो इकोनॉमी को हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, वर्ष 2021 की उपलब्धियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की आजादी का 75वां वर्ष है, ये बिल्कुल सही बात है। और भारत पाकिस्तान के युद्ध के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, ये भी बात सही है। 50 वर्ष ये पूरे हुए हैं। अगली जो बात है यहाँ पर कही जा रही है कि नासिक महाकुंभ, और अगला है कि भारत में गोवा के शामिल होने के 60 साल पूरे हुए। तो यहाँ पर जो ये बातें कही जा रही है, इसमें नासिक महाकुंभ इस बार नहीं था। आपने देखा होगा हरिद्वार का कुंभ यहाँ पर इस बार आयोजित किया गया था। हरिद्वार का कुंभ हरिद्वार में उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। तो ये यही सी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। बाकी ये सारी चीजें सही हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं और ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत की बारी है। स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का ये वर्ष है और हरिद्वार कुंभ का ये वर्ष है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया है? हाउ मच हैज द 15th फाइनेंस कमीशन डिटरमाइंड द शेयर ऑफ स्टेट्स? कितना किया है? तो ये नॉर्मली 42% आप लोग टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर 42% नहीं है, ये 41%। आप ध्यान रखिएगा, 41% इसमें किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और केंद्र से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों को भी धन उपलब्ध कराने की, क्योंकि अभी नया नया ये दोनों बने हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो इसके लिए प्रावधान किया गया। आयोग की सिफारिश है कि 2020-21 में 14 राज्यों को राजस्व हानि अनुदान के रूप में 74,340 करोड़ रुपए की अपेक्षा 17 राज्यों को 1,18,452 करोड़ रुपए दिए गए। इस तरीके की घोषणाएं हैं। मोटे मोटे तौर पर इसको पढ़ लीजिए, इसमें डायरेक्टली हर जगह फैक्ट नहीं पूछा जाएगा। बजट के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर हो जाएंगे। यूपी का बजट भी हम डिस्कस कर लेंगे। हमने टीम से बात की है और हम अगस्त महीने के लिए डेली 30 क्रिएट कर रहे हैं और आप लोगों का प्यार है जो ये करा रहा है मुझसे। जिन लोगों को उसमें इनरोल्ड होना है ऐप पर, अगस्त का जो डेली 30 है उसमें जाके उसको इनरोल कर लेंगे और 1 तारीख से वो जिससे स्टार्ट हो जाएगा। मानना पड़ेगा कि आप लोग जो भी चाहें कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर लेंगे। अगर आप डेली 30 नहीं बंद होने दे रहे हैं, मुझे मना ले जा रहे हैं, हमारी टीम को तैयार कर ले रहे हैं, आईएएस भी बन जाएंगे, पीसीएस भी बन जाएंगे, जो नौकरी चाह रहे हैं मिल जाएगी, जीवन में सफल भी हो जाएंगे, जिससे शादी चाह रहे हैं उससे शादी भी हो जाएगी। बजट 2020-21 के लिए जीडीपी का कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा जो बजट में कहा गया था, तो ये 9.5% ये अनुमानित किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का प्रतिशत देखें तो मूल अनुमान इसका 2020-21 के अनुसार 9.5%। राजकोषीय घाटा जीडीपी का प्रतिशत ये जो है बजट अनुमान 2021-22 के लिए जो रखा गया है वो 6.8% का है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा अगर जीडीपी का प्रतिशत देखा जाए मूल अनुमान तो ये है 20-21 के लिए और 21-22 के लिए। तो 20-21 वाला 9.5% और 21-22 वाला 6.8%, 6.8% है। भारत का पहला मानव रहित प्रक्षेपण कब किए जाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है ये दिसंबर 2021 का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब देखिए कहाँ तक हो पाता है ना। कोरोना ने सब चौपट किया है, लेकिन ये प्रश्न यही है कि ये कब का लक्ष्य रखा गया था। तो दिसंबर 2021 का बजट में ये बात की गई थी। 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनरिक स्पेस फ्लाइट के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है और ऐसा ये निर्मला सीतारमण जी ने कहा था। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2021-22 में कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का प्रावधान है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो ये 100 सैनिक स्कूल की बात इसमें की गई है और 2021-22 में गैर सरकारी संगठन, निजी स्कूल और राज्यों के साथ भागीदारी में ये 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021 में किसी भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी स्थापित करने के लिए निवास अवधि सीमा 182 दिन से घटाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? तो ये जो 1% कंपनी, ओपीसी का मतलब है 1% कंपनी, तो ये सीमा जो है 182 दिन से घटाकर अब 120 दिन कर दी गई है ना। तो निवास अवधि सीमा जो है 120 दिन है।
कहने का मतलब यह है कि केवल एक ऑनर 1% कंपनी में होता है, जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर भी होता है, और इसमें एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं पर एक से ज्यादा शेयर होल्डर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। और किसी भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी स्थापित करने के लिए अभी तक 182 दिन की सीमा थी, जिसको घटाया गया है निवास अवधि, यहाँ पे रहना उसको चाहिए, तो 120 दिन का कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें फर्स्ट हाफ में दिया हुआ है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए कर छूट का दावा करने की समय सीमा को किस तिथि तक बढ़ा दिया गया? तो ये जो तिथि थी ये बढ़ाई गई थी 31 मार्च 2022 तक, है ना। 31 मार्च 2022 तक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए कर छूट का जो दावा करने वाली थी समय सीमा है, वो सीतारमन, जो हमारी निर्मला सीतारमन है, हमारी वित्त मंत्री, उन्होंने इसको बजट सत्र में, मतलब जो बजट भाषण हुआ था तब उसमें कहा था। अगला जो प्रश्न है, बजट 2021 में सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये प्रावधान जो बढ़ाया गया है ये 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 31 मार्च 2022 तक के लिए ये बढ़ाया गया है ना। और इसमें जो 1.5 लाख तक की छूट का प्रावधान है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितना प्रावधान है इसमें, कितनी छूट का। सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने के लिए जो पात्रता की समय सीमा 1 वर्ष ये बढ़ाई है, तब ये 31 मार्च 2022 हुई है, पहले ये 21 तक ही था। अगला जो प्रश्न है, बजट 2021-22 में कितने वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई? तो ये राहत की गई है 75 से ऊपर वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक, तो उनको दिया गया है, जिन्हें पेंशन और ब्याज सहित आय प्राप्त होती है, तो उन्हें आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान कर दी गई। उन्हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती कर लेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि टैक्स देना नहीं पड़ेगा, लेकिन बैंक अपने आप उसको जोड़ घटा के कर लेगा, अलग से उनको कोई नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी। ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे में कितने जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे में ये 22 उत्पाद हैं जो शामिल किए गए हैं। 2020-21 का जो बजट है उसके अंतर्गत कृषि और सहायक उत्पादों में मूल्य संवर्धन और उसके निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए ये घोषणा की गई, और इसमें 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल होंगे। इसमें टमाटर, प्याज, आलू, ये सब भी शामिल है। बजट 2020-21 के अंतर्गत बीमा कंपनियों में स्वीकार एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? बढ़िया प्रश्न है, उत्तर दीजिए। तो बीमा कंपनियों में जो स्वीकार एफडीआई सीमा है, यानी कि स्वीकार का मतलब अलाउेबल जो लिमिट है, वो 74% कर दी गई है, 49 से 74% कर दी गई है, ठीक है। और विदेशी स्वामित्व नियंत्रण से सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। अगला जो प्रश्न है, बजट 2020-21 के अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम में कितने रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाने का प्रावधान किया गया है? तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना है और भारतीय सौर ऊर्जा निगम में लग रहा है, और ये अतिरिक्त पूंजी है 1000 करोड़ रुपए की, है ना, 1000 करोड़ रुपए। और इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि 1000 करोड़ रुपए और भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी में 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त पूंजी। तो जब सौर ऊर्जा वाला पूछा जाएगा तो 1000, और अगर आपसे पूछा जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा विकास तो 1500, ये दो आंकड़े इसमें हैं। बजट 2020-21 के अंतर्गत उज्ज्वला योजना का कितने करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये अतिरिक्त की बात हो रही है। अभी तक 8 करोड़ परिवारों को पहले भी लाभ मिल चुका है, तो वो 8 करोड़ नहीं पूछ रहा है, न कि ये 9 करोड़ पूछ रहा है। 1 करोड़ और जोड़ के ये 9 करोड़ किया जा रहा है, तो 8 करोड़ से 1 करोड़ और, तो अतिरिक्त की बात हो रही है। प्रश्न को सही से पढ़ा करिए, है ना। तो अतिरिक्त की बात इसमें की गई है कि एडिशनल बेनिफिशरीज कितनी बनाई जाएंगी, तो 1 करोड़ एडिशनल बनाई जाएंगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 8 करोड़ थी, अब ये 9 करोड़ इसका पूरा लक्ष्य हो जाएगा। ब्रॉड गैस मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, कब तक पूरा हो जाएगा? तो ये माना जा रहा है रेलवे का ये लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक 100% ये इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। ब्रॉड गेज जो रूट्स हैं उन पे, जितने भी ब्रॉड गेज रूट्स हैं, है ना। तो ये 2023 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2020-21 के अंतर्गत विकास वित्तीय संस्थान के पूंजीकरण के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ना। डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो ये जो अतिरिक्त पूंजी दी गई है, तो ये मतलब जो पूंजी है 20,000 करोड़ रुपए की इसके लिए दी गई है।
DFI के पूंजीकरण के लिए 20,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। बढ़िया प्रश्न है। और ये बुनियादी ढांचा वित्त पोषण के लिए प्रदाता और उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सके, ये इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आगामी 6 वर्षों में कितना व्यय करने का प्रावधान बजट 2021-22 के अंतर्गत किया गया है। तो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना इसमें लगा हुआ है, ये भी पूरा ध्यान रखिएगा। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत आगामी 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट 2021-22 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। और इसके अंतर्गत नई केंद्र प्रायोगिक योजनाएं चालू होंगी, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त शुरू किया जाएगा। उसके अलावा एक्सट्रीमली सॉरी, बजट वर्ष 2021-22 में कोविड-19 टीके के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और ये 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप सोचिए कि हम लोगों को इतना पैसा मिल जाए तो कितना कल्याण हो जाए, किसका, हमारा। क्या फायदा होगा, एक लोग इतना पैसा लेके क्या करेंगे, है ना। इतना पैसे की कोई जरूरत नहीं है। कुछ अच्छा करिए, नाम कमाइए आप, और हम चले जाएं, उसके बाद भी लोग हमको याद रखें, यही तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि बस पैसा कमा के रख लें। पैसा कमाने से भी नाम होता है। जैसे मुकेश अंबानी को आप कहेंगे सब लोग जानते हैं, जेफ बेजोस को सब लोग जानते हैं। और भी किया जा सकता है काम, केवल पैसा कमाने से ही नाम नहीं होता। सॉरी। अगला जो प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य और खुशहाली बजट, तो इसमें जो वृद्धि की गई है, ये वृद्धि बहुत ज्यादा है। 100 यूनिट अगर था तो 137 यूनिट कर दिया गया है, और मतलब 237 कर दिया गया है। 137 यूनिट की वृद्धि की गई, इतने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यानी मान लीजिए 100 था तो 137 और बढ़ा गया, 237 हो गया, है ना। तो ये 2,23,846 करोड़ रुपए का व्यय रखा गया है, जबकि पहले ये 94,452 था। तो इसका 130% और ये ज्यादा, 137% ये और ज्यादा है। केंद्रीय बजट 2021-22 की मुख्य विशेषताओं में कौन सी शामिल नहीं है, बताइए। स्वास्थ्य और कल्याण, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, अधिकतम सरकार और न्यूनतम शासन, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास। इसको उल्टा कर दीजिए, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। क्या ऐसा है? न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ये होना चाहिए। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, यहाँ उल्टा लिखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो समावेशी विकास, और ये मतलब वास्तविक और वित्तीय पूंजी, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में ये सब कार्य इसमें किए जाएंगे। पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया गया, कब पेश किया गया? अभी तक डिजिटल केंद्रीय बजट कभी नहीं पेश किया गया था। तो पूरे इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है 2021 में, जब डिजिटल बजट पेश किया गया। अभी तक बजट छापा जाता था ना, बजट की एक बुकलेट होती थी, वो सबको दिया जाता था। अब की बार ये सब टैब और मतलब डिवाइसों के जरिए देखा गया सबके द्वारा। अगला प्रश्न है, हाँ इसमें थोड़ा सा ये आपको देख लेना चाहिए कि कोविड-19 के कारण एक तो ये हुआ है, और यहाँ पे मतलब ऐसा कहा गया, निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में जारी है, और कोविड के बाद जब दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, इतिहास का यह क्षण नए युग का सवेरा है, और ऐसा युग जिसमें भारत वायदों और उम्मीदों की धरती के रूप में उभरा है। ऐसा उन्होंने भाषण दिया था। ये सब लाइनें आपको लिखना सिखाती हैं, कैसे आप लिखें, कैसे क्या करें। तो लिखने में इन सब चीजों को पढ़ा करिए, आपका आंसर रिच होगा, आपकी राइटिंग रिच होगी जो आंसर राइटिंग आप करते हैं। और 2-3 चीजें हैं जो आपको मतलब अपनी आदत में लानी पड़ेंगी। पढ़ने की आदत सबसे बड़ी है। पढ़ने की आदत अगर आपकी पड़ गई, बस कुछ चीजें ना पढ़िएगा, गंदे साहित्य मत पढ़िएगा। कॉमिक्स पढ़ने का अब आपका उम्र मतलब आपकी एज रही नहीं, तो आप उससे बाहर निकल चुके हैं। तो एरोटिक और जो गंदे साहित्य हैं, कुछ कामुक साहित्य, ये सब मत पढ़िए। आपको कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम नजदीक है तो आप ये अपना सिलेबस पढ़िए, और अगर आपको बहुत कुछ पढ़ने का मन करे तो आप अच्छे लिटरेचर पढ़िए, इंग्लिश हिंदी जो भी आप प्रेफर करते हो उसको पढ़िए। आप अपने धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब पेपर हो तब नहीं, तब आप अपने सिलेबस को पढ़िए। तो आपको किताबों से अच्छा कोई कुछ दे नहीं सकता। और ये आदत अगर आपकी बन गई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी बच्चे को आगे बढ़ाना है तो बचपन से उसकी आदत डाल दीजिए पढ़ने की, ये बन गई तो सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलिए करंट के प्रश्नों को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की? अभी
हेपेटाइटिस डे मनाया गया ना, तो इस कारण से ये चर्चा में आया है। मलेशिया ने ये दवा विकसित की है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती और प्रभावी दवा मलेशिया ने जो विकसित की है, तो सस्ती हो जाएगी। शुरुआती लक्षण में अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी में के शुरुआती लक्षण बहुत कम होते हैं, और इस कारण से इसका जो डायग्नोस होता है उसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, निदान करना बहुत मुश्किल होता है, तो उपचार भी मुश्किल होता है। और रेमडेसिविर नाम की ये दवा है, रविदास बीर यहाँ पे लिखा है, लेकिन रविदास बीर से इसको अब उच्चारण क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं। तो सोफोसबुवीर नाम की दवा जो है उसके साथ उपयोग की मंजूरी इसको अब दी गई है। ये दवा आपसे पूछी जा सकती है किस देश में डेवलप हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस समारोह 2021 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, आज के ही दिन। तो इसका जो अब की बार का थीम है, विषय है, सब्जेक्ट है, तो है उनका अस्तित्व हमारे हाथों में, देयर एग्जिस्टेंस इन आवर हैंड्स। ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना 29 जुलाई को मनाया जाता है। आबादी इनकी घट रही है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड्स, ये ज्यादा सटीक होगा। मैंने जब पढ़ा एग्जिस्टेंस की जरा जगह पे यहाँ पे सर्वाइवल करिए, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, यहाँ पे सर्वाइवल करिए, गलत है। जो एग्जैक्टली रखी गई वो अंग्रेजी में ही थीम रखी गई है, ठीक है। तो ये है, और इसका महत्व ये है कि वैश्विक बाघ दिवस जो है 2010 में रूस में 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर के दौरान ये मनाना शुरू हुआ था। और ये उस समय बहुत प्रश्न ये पूछा भी जाता था 3-4 सालों तक आगे तक। और मतलब इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2022 तक प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और बाघों को संख्या को दोगुना किया जाएगा। और ये सब संकल्प उसमें लिए गए थे कि इनको इनकी जो संख्या घट रही है बढ़ेगी। वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का संबंध किस देश से है? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, तो इसका संबंध है चाइना से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ये चीनी कूटनीति का नामकरण है, प्रसिद्ध चीनी फिल्मों के नाम पर इसको किया गया है। और ये चीन के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी चीनी राजनयिक की हमलावर प्रवृत्ति, अक्सर टकराव के तरीकों को व्यक्त करती है। और यहाँ पे मतलब ये है, जो ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ये शक्तिशाली हाव भाव को दिखाती है ना, पावरफुल गेस्चर ये जो होता है, मतलब कहीं भी बात करना तो उस हिसाब से दबाव बना के, बहुत लोगों की आदत होती नहीं है, तो वही। और पिछले 1 साल के दौरान चीनी विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है, यानी कि हर तरीके से, जैसे हम गलती भी करेंगे तब भी हम नहीं मानेंगे। हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा अपने 15वें स्थापना दिवस पर इसको लॉन्च किया गया है। और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है ये। और ये वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए पब्लिक डोमेन में इसको उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना, ये बात है इसमें। और महासागर, वायुमंडल, भूविज्ञान, ध्रुव, भूकंप विज्ञान, इन सब पर जो साइंस के डेटाज हैं उनको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, खोज में सुविधा होगी, रिकवर करने में सुविधा होगी, मतलब जो भी चीजें हैं ये आसान हो जाएगा। भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तंजावुर, तमिलनाडु में ये स्थित है ना, ध्यान रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो ये कहाँ पर? तंजावुर, तमिलनाडु में। और अभी क्या हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, लोकसभा ने हाल ही में इसमें उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक एक पारित किया है, प्रौद्योगिकी संस्थान उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक। तो इसने हरियाणा के कुंडली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, और तमिलनाडु के तंजावर में IIFPT को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। तो ये दोनों संस्थान आपको ध्यान में रखना है, NIFTM और IIFPT, इन दोनों का स्थान आपसे पूछा जा सकता है। 31 मार्च 2021 तक भारत में बैंकों की कुल गैर निष्पादित आस्तियों, NPA, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होती हैं, उनका मूल्य क्या है, उनकी वैल्यू क्या है? 31 मार्च 2021 तक देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है, 8.34 लाख करोड़ रुपए है, बहुत ज्यादा ये पैसा होता है। तो मार्च 2020 के मुकाबले NPA में
वैसे तो गिरावट आई है, 61,180 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। एनपीए घट रहा है, आंकड़े ये दिखा रहे हैं 2019 में, और ये 9.33 लाख करोड़ था, अब 8.34 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, तो ये गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कनेक्टिविटी चुनौतियां और अवसर, है ना। तो ये सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, ये कॉन्फ्रेंस हुई है 2021 की। इसकी मेजबानी किसने की है, किसने होस्ट किया है इसको? तो यह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने इसको होस्ट किया है। ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी, वहीं से इसको होस्ट किया गया। और एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोव, तो उनकी ये पहल थी। इसमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी, मध्य एशियाई, पश्चिम एशियाई और दक्षिण एशियाई देशों के मंत्री और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ये सब शामिल हुए। 40 से अधिक देशों और लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और थिंक टैंकों ने इसमें, थिंक टैंक के जो प्रमुख हैं उन्होंने भाग लिया। भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज इंद्र 2021 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? एक तो ये प्रश्न बनता है कि इंद्र किसके साथ होता है, तो भारत और रूस के साथ होता है। और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये वोल्गोग्राड में किया जाएगा, है ना, वोल्गोग्राड में किया जाएगा, रसिया में यह स्थान है। और ये जो 2021 है ये वहीं पे होगा, भारत और रूस के बीच में लंबे समय से ये चला आ रहा है, और 1 से 13 अगस्त के बीच में इसका आयोजन निश्चित किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। डेली 30 पे आज जब बात हो रही थी तो हमारे जो स्टाफ के मेंबर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सर मतलब आप क्यों इस कार्यक्रम को इतना प्यार करते हैं? तो मैंने कहा पता नहीं क्यों, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन बाद में मैंने एक बात कहा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं इस कार्यक्रम के कारण। तो अगर ये बात सच है तो मुझे खुशी है कि चलिए कुछ तो है जो आप लोग को बहुत पसंद आता है, आप लोग अपनी तैयारी में उसको शामिल करते हैं। तो मैंने अपना वादा एक रूप में ये पूरा ही किया। और कई लोगों को इसमें लग रहा होगा कि जब चलाना ही था तो क्यों ऐसा कहे थे। ये केवल उनको ऐसा लग रहा होगा जिन्होंने कभी 25-30 प्रश्न या कुछ भी ऐसे बनाए नहीं होंगे, या डेली 200 प्रश्न देखे नहीं होंगे। आप डेली कोई काम करके देखिए, फिर देखिए कितना टाइम उसमें लगता है, कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है, और विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 की थीम हेपेटाइटिस कांट वेंट, है ना, मतलब कॉन्ट वेंट नहीं वेट, सॉरी कॉन्ट वेट, ये है, मतलब ये बताया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें गलत है क्योंकि ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। दूसरा सही है, हेपेटाइटिस कॉन्ट वेट, ये सही है, इसकी इस बार की थीम है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लीवर की सूजन, लीवर कैंसर, इन सब समस्याओं का कारण बनता है वायरल हेपेटाइटिस जो होता है। और ये जो 28 तारीख है इसलिए चुनी गई क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है, और इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। बारूक ने बी की खोज की थी, ये ध्यान रखिएगा। और वायरस के लिए डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है और टीका जो है इसका डेवलपमेंट किया था। बाकी इसके 5 भेद होते हैं, ABCD और E। और हेपेटाइटिस बी और सी मौत का सबसे आम कारण, जिसमें हर साल 1.3 मिलियन 13 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा 84 कोस परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया गया है, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि हिंदू मान्यता के अनुसार 84 कोस परिक्रमा किसी व्यक्ति को 84 लाख योनियों को पूरा करने के दायित्व से मुक्त करती है। ये ऐसा मतलब हमारी जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें, हिंदी मैथोलॉजी में, मतलब हिंदू मैथोलॉजी में जो है ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है कि ऐसा करने से जो 84 योनियां हमारी हैं, विभिन्न जन्म होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। तो ये हिंदू मैथोलॉजी का प्रश्न एक है, और इसको राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार ने घोषित किया है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अयोध्या में 3 प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं। एक 5 कोसी होती है लगभग 15 किलोमीटर, एक 14 कोसी होती है 42 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का एक कोस लगभग होता है, ध्यान रखिएगा। और 84 कोस ये 275 किलोमीटर।
तो और भगवान राम से ये जुड़ी हुई हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में यह है कि अयोध्या को पहले कोसल देश के नाम से जाना जाता था और शुरू में यह 48 कोस में फैला था और बाद में इसका विस्तार हुआ तो ये 84 कोस तक बढ़ गया। तो 84 कोस की जो परिक्रमा है ये कोसल देश के चारों ओर की सीमा है जो राम राज्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। और ऐसा माना जाता है कि 84 कोस परिक्रमा किसी व्यक्ति को 84 लाख योनियों को पूरा करने के दायित्व से मुक्त करती है। और हिंदुओं का मानना है कि अयोध्या की परिक्रमा की शुरुआत लगभग 1 लाख साल पहले हुई, भगवान राम के युग त्रेता युग से हुई थी। तो इस प्रकार आज की ये कथा समाप्त हुई और आप लोग अच्छे से पढ़िए, उसका पैनल बना दिया जाएगा, कल से एडमिशन उसमें स्टार्ट हो जाएगा, जिनको एनरोल करना है वो कर ले। थैंक यू सो मच। हाँ, जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एनरोलमेंट का मतलब है कि आपको पीडीएफ टेस्ट और वीकली टेस्ट मिलेगा, बाकी वीडियो तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पड़ता ही है।